माइक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरी आवाज़। नमस्कार। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया के सभी साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले कल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है और वैसाखी पर्व भी है, उसकी मैं आप सबको अग्रिम बधाई देता हूँ। जैसा आपको विदित है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। वे भारत के संविधान के निर्माता और महान समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने समाज में समानता, शिक्षा और अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है। बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस दिन हम उनके विचारों को अपनाने और समाज में भेदभाव को खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए। वैसाखी का पर्व भी आ रहा है। यह फसल कटाई का पर्व है, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल पक के तैयार हो जाती है और किसानों के लिए भी बहुत खुशी का दिन है। आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व के निर्वहन हेतु एकत्र हुए हैं। इस संबोधन के मुख्य उद्देश्य पर आगे बढ़ने से पहले मैं उन जिम्मेवारियों का स्वीकार करना आवश्यक समझता हूं, जो आने वाले दिनों में हमें सबको साझा करनी है। लोकतंत्र केवल एक मतदान तक सीमित नहीं है। यह सुनने, विचार विमर्श करने और समझदारी से निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह हर दिन निभाई जाने वाली नागरिकता की जिम्मेदारी है और समय आने पर लिया गया निर्णायक कदम भी है। ऐसे समय में हमें यह याद दिलाया जाता है कि नेतृत्व जनता द्वारा दिया गया एक विश्वास है, जिसे ईमानदारी, सेवा और जवाबदेही के माध्यम से अर्जित एवं सुदृढ़ किया जाता है। किसी भी संस्था की वास्तविक शक्ति उस विश्वास में होती है जो लोग उसमें रखते हैं, और इस विश्वास को खुले, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से निरंतर मजबूत करना आवश्यक है। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य अब यह निश्चित करना है कि आने वाले दिन हमारे सर्वोत्तम आचरण का परिचय दें। विचारों में मतभेद कभी भी हमारे उद्देश्य में विभाजन का कारण न बने। हमें विचारों पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, न कि व्यक्तियों पर। हमें दृढ़ विश्वास के साथ प्रचार करना है, परंतु मर्यादा और गरिमा बनाए रखनी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में मीडिया व प्रेस का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। चुनाव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष ही नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। इसलिए आज मैं अपने संबोधन के माध्यम से मीडिया से अपील करना चाहता हूं कि इस संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य चुनाव आयोग को मीडिया का भरपूर सहयोग और सक्रिय भागीदारी की आशा है, जो आप करेंगे, जिससे कि चुनाव आयोग आम जनता को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का प्रभावी रूप से जन तक पहुंचाया जा सके। इसी कृत्य भावना और अपनी लोकतांत्रिक परंपरा के प्रति गहरे सम्मान के साथ मैं अब आगामी चुनावों से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणा की ओर अग्रसर होता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चुनाव कहाँ कहाँ होने वाले हैं। इस बार ये 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव होंगे: अम्बाला, सोनीपत और पंचकुला। म्यूनिसिपल काउंसिल रेवाड़ी का चुनाव होगा और म्यूनिसिपल कमेटी दारूहेड़ा, उकलाना और सांपला का होगा। उसके साथ टोहाना, झज्जर, राजौंद, कनीना, तराउडी और सधौरा में बाई इलेक्शन होंगे वार्ड्स के। हम लोग इस बार पंचायती राज के जो हमारे बाई इलेक्शंस है वो भी इसके साथ ही कर रहे हैं, ताकि दोनों इकट्ठे हो जाएं। पंचायती राज के इलेक्शंस में 2 जिला परिषद के इलेक्शन होंगे, एक करनाल में होगा और एक पानीपत में होगा। 12 पंचायत समितियों के इलेक्शन होंगे, 29 सरपंच और 485 पंच, टोटल 528 है। और ग्राम पंचायत मंडी आदमपुर, जवाहर नगर, ब्लॉक आदमपुर हिसार में, और ग्राम पंचायत गोविंदपुरा और पोलर, ये ब्लॉक 7 कैथल में है। इनका पहली बार ये आम चुनाव होगा।
अब मैं जो ये दोनों जो आपको बताया है चुनाव कार्यक्रम की ये इस तरह रहेगा। नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस चिपकाना तथा प्रकाशित करने की तिथि रहेगी 15 अप्रैल, जो बुधवार का दिन है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां हैं 21 अप्रैल मंगलवार से लेके 25 अप्रैल शनिवार। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने की तिथि है 27 अप्रैल सोमवार। उसी दिन उम्मीदवार 28 तारीख को 28 अप्रैल को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है। 28 तारीख को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और उसी दिन ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चिपका दी जाएगी प्रशासन द्वारा। चुनाव की तिथि है रविवार 10 मई 2026। चुनाव का समय रहेगा 8 बजे से 6 बजे तक। यदि दोबारा मतदान की जरूरत पड़ी तो वो दोबारा मतदान होगा 12 मई को मंगलवार, और मतगणना की तिथि 13 मई 2026 को। और जो ये पंचायती राज संस्थाओं की जो गिनती है वो हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन इलेक्शन के बाद हम उसको पूरा कर लें। जो भी इन इलेक्शंस के नामांकन फॉर्म और नामांकन के साथ दिए गए जाने वाले शपथ पत्र हैं, उसका फॉर्मेट हमने राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। ये पहली बार है, ताकि जो भी उम्मीदवार हैं वो उससे डाउनलोड करके और उस पर अपना नामांकन भर सकें। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के वार्डों की कुल संख्या, महापौर, अध्यक्ष, सदस्यों के पदों, वार्डों जो कि अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ा वर्ग ए, पिछड़ा वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग बी, पिछड़ा वर्ग बी महिला एवं महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसका भी ब्यौरा आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दिया जाएगा कंप्लीट। अपेक्षित मतदाता केंद्र और कुल मतदाताओं की संख्या भी दे दी जाएगी। सबसे पहले आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये आज से ही लागू हो गया है क्योंकि नोटिफिकेशन हो चुका है। इन जिलों में जिन अधिकारी कर्मचारियों को नगर निकायों को चुनाव कार्य के लिए लगाया गया है वो चुनाव होने तक स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर लिख दिया गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो जो चीज़ें प्रशासन और राजनेता नहीं कर सकते हैं वो उनको लेटर लिख दिया गया है ताकि उसका सख्ती से पालन किया जाए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को पता ही है, वो फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, वो प्रेस विज्ञप्ति में भी आपको दे दी जाएगी। इसी तरह जमानत जमा राशि, खर्चा सीमा मैं आपको बता देता हूँ। महापौर, अध्यक्ष और नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्चा सीमा इस प्रकार होगी। नगर निगम महापौर के लिए 30 लाख की सीमा है और सदस्यों के लिए 7.5 लाख की सीमा है। नगर परिषद के अध्यक्ष की सीमा खर्चे की 20 लाख रुपए है और सदस्य की 4.5 लाख रुपए है। नगर पालिका के अध्यक्ष की 12.5 लाख है सीमा और सदस्यों की 3 लाख है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब रखना होगा और चुनाव नतीजा आने की तारीख से 30 दिनों के अंदर उपायुक्त या राज्य चुनाव आयोग द्वारा नॉमिनेटेड ऑफिसर को जमा करानी होगी। ऐसा ना करने पर उम्मीदवार को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इस बार हम लोग नई चीज़ करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होंगे, जिस तरह असेंबली और लोकसभा इलेक्शन में होता है, उनकी जिम्मेवारी होगी, वो उनको एजुकेट भी करेंगे, बिकॉज इसमें हर एक को पता नहीं होता इसके बारे में, उनको शिक्षित भी करेंगे। बाकायदा उनको जो सहयोग चाहिए होगा अपना रजिस्टर, एक्सपेंडिचर रजिस्टर करने के लिए, उसमें भी उनकी सहायता करेंगे और उनको सबको बताएंगे कि कब तक ये पूरा करना है प्रक्रिया। और ये एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की इस बार ड्यूटी लगाई जाएगी कि लास्ट के 2 दिन में वो कैंप करेंगे अपने ज़िलों में, ताकि कोई भी इससे वंचित न रह जाए, क्योंकि उसके बाद फिर जब ये कार्रवाई होती है उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, वो बहुत अच्छी नहीं होती। इस बार स्टेट इलेक्शन कमीशन हम लोग एक एग्रेसिवली और एक पॉजिटिव उसमें उनका सहयोग देंगे इस कार्य में। उम्मीदवारों के लिए खिलाफ आपराधिक केस के बारे में शपथ पत्र अगर कोई हो, ये अभी तक सिर्फ म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए था
अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसके लिए पंचायती में भी जो उम्मीदवार होंगे उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल कर दिया है। और इसकी भी यदि वैसे कॉपी वेबसाइट पे अवेलेबल है, यदि इसके भी कोई आपको चाहिए होगा तो हमारा कार्यालय आपको प्रोवाइड कर देगा। ये सिर्फ ये था क्योंकि हमें लगा कि क्योंकि लोकल बॉडी के इलेक्शंस, म्यूनसिपल इलेक्शंस भी हैं और पंचायती राज हैं, सिर्फ एक पे ही अप्लाई नहीं हो सकता, ये सब पे अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी इस तरह के आपराधिक बैकग्राउंड के लोग चुनाव लड़ते हैं, उनको भी ताकि उसी प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़े जैसे बाकी लोग करते हैं। पंचायतों में पहली बार हो रहा है, अभी तक म्यूनसिपल पे था, लेकिन पंचायतों पे भी हमने उस पे ऐड कर दिया है उसको। नगर निगम के में महापौर के पद और नगर परिषद नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के पद संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों वार्डों से प्रत्येक चुनाव के जरिए भरे जाएंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे इन सारी पोस्ट को, जैसे आपको पता ही है। और इसी प्रकार संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों वार्डों के योग्य मतदाता अपने मत डालकर सीधा अपने महापौर अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इन चुनाव में हम जो सुचारू रूप से संचालन करने के लिए करीब 6000 से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जिनमें रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पर्यवेक्षक, कर्मचारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस की तैयारी के लिए हमने पहले ही इसके डायरेक्शंस दे दिए हैं। चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। पोलिंग स्टेशनों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी दी जाएगी। ये जितने चुनाव होंगे ये सब ईवीएम के थ्रू होंगे। राज्य में नगर निकायों के आम उपचुनाव को कराने के लिए 2000 से अधिक ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। हर पद यानी महापौर, अध्यक्ष और सदस्य के लिए अलग अलग ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। एक नोटा, इन चुनावों में भी नोटा का विकल्प का उपयोग किया जाएगा, ताकि जो मतदाता मतदान केंद्र पर आते हैं और ये तय करते हैं कि वे चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, वे अपनी गोपनीयता के अधिकार को बनाए रखते हुए किसी उम्मीदवार को वोट ना देने का अधिकार को बनाए रखेंगे। इसमें हमने एक 7 अप्रैल को निकाला है, पहले जो डायरेक्शन थे एससी से उसमें यह था कि यदि नोटा के वोट सबसे ज़्यादा है उम्मीदवारों से तो उसमें री इलेक्शन होंगे। तो वो हमने सुप्रीम कोर्ट का भी है, इलेक्शन कमीशन का भी है और सब जगह है। हमने अभी ये कहा है नोटा का प्रयोग तो होगा, लेकिन नोटा की वोटों को निकाल के जिसका सबसे अधिक वोट होंगे उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाए। टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड या वैलिड? नहीं माइनस नोटा? नहीं, अब प्लीज, अब इसमें है सपोज 100 वैलिड वोट्स डले हैं नोटा में, टोटल, और नोटा में वोट्स 40 हैं, उसके बाद अगले उम्मीदवार के 35 हैं और फिर 25 हैं, तो 35 वाला उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया। नोटा बाहर हो जाएगा? नोटा बाहर हो जाएगा। ये हम लोगों ने नोटा कैंडिडेट नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने 7 अप्रैल को, यस इट वाज देयर बट वी चेंज इट, बट वी चेंज। मतदान सूची, राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित की गई विधानसभा की मौजूदा मतदान सूची के आधार पर नगर निगम, परिषद, पालिका की मतदाता सूचियां तैयार अपडेट कर दी हैं। ये जो हमारे एक्ट और रूल्स के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम संबंधित नगर निगम, परिषद, पालिका की वार्ड वाइज मतदाता सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उसका नाम संबंधित विधानसभा चुनाव क्षेत्र की मतदान सूची के संबंधित भाग में मौजूद है, तो वह नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक नगर निकाय की मतदान सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से आवेदन कर सकता है। पंचायती राज में शायद ये फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन, ये नगर निकायों के लिए नामांकन का आखिरी तारीख है और पंचायती राज के संस्थाओं में हमारे एक्ट के अनुसार पहला दिन है। ये अभी हम लोग आपको बता देंगे जैसे जैसे अब डीसी से रिपोर्ट आएगी, ठीक है। देखिए प्लीज आप सब एक कोशिश करने की कोशिश कीजिए, जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है,
जहाँ हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, हम नोटिफिकेशन कर रहे हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हमें सिमिलर करने चाहिए वो हम राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं और होपफुली अगले चुनाव में दोनों में कोई विसंगति आपको नहीं मिलेगी। कल्याण साहब, अक्सर ये होता है इलेक्शंस के अंदर जी देयर आर एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशन एंड जी ऑफ द जी व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म यू हैव डिवाइस्ड, इज इट ऑनलाइन और टू ऑल मीडिया, और डू यू हैव एनी डैशबोर्ड फॉर डिस्पोजल सो दैट वी सी वो होता क्या है कि नॉर्मली कि आज कंप्लीट में 3 दिन बाद होगा अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस हो जाता है काम। नहीं, क्या उस चीज़ में भी कोई ट्रांसपेरेंसी लाएंगे आप? बिल्कुल लाएंगे। आप लोगों का भी यदि कोई इसमें सुझाव है तो उसका भी स्वागत है, बट हम इसको एज क्लोज एज पॉसिबल कि जिसका कोई भी शिकायत है वो हमारे पास जल्दी से जल्दी आए, और यहाँ पे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी शिकायत का निवारण भी बहुत जल्दी किया जाए। डैशबोर्ड होगा तो पता लगेगा। डैशबोर्ड भी करेंगे, हम वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, हम ईमेल से भी कर सकते हैं। हम लोग जो भी सुचारू रूप से जिसको हम संचालित कर सकें, हम सारे प्रयत्न करेंगे ताकि इस तरह की स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो भी शिकायत आएगी 24 घंटे उसका समाधान करने के लिए यहाँ पर कोई नोडल अफसर या कोई एक कंट्रोल रूम या कोई ऐसा स्थापित किया जा रहा है? ऐसा किया जाएगा और कोशिश रहेगी हमारी, मेरी डायरेक्शन रहेगी वो 24 घंटे में हो, लेकिन कई बार कुछ कहीं से रिपोर्ट मांगनी पड़ जाए उसमें तो हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी और जिला प्रशासन को भी हम लोग ये डायरेक्शन देंगे कि इस तरह की चीजें उसको भी वो प्रायोरिटी पे ले। आचार संहिता जो लगेगी जी, ये कितनी जगह लगेगी? आचार संहिता तो जहाँ इलेक्शन होंगे वहीं लगेगी। मैं आपसे प्लीज एक आवेदन करता हूँ, मैं इसको सारे को कंप्लीट कर लूँ, बिकॉज बीच में आप करेंगे तो आप भी ट्रैक लूज कर जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, ठीक है। मतदान सूची का आपको बता दिया। चुनाव कार्यक्रम जारी होने की तिथि से ना ये तो कंप्लीट हो गया है। चुनाव पर्यवेक्षकों की ऑब्जर्वर की नियुक्ति, इसमें 3 तरह के हम लोग ऑब्जर्वर्स लगाएंगे। एक जनरल ऑब्जर्वर होंगे, उसके बाद एक पुलिस ऑब्जर्वर रहेंगे और एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर रहेंगे। जो जनरल ऑब्जर्वर रहेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सीनियर आईएएस ऑफिसर रहेंगे, बाकी में भी आईएएस या एचसीएस ऑफिसर हो सकते हैं। इसी तरह से कानून व्यवस्था बनाने रखने के लिए हम सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को पुलिस ऑब्जर्वर बनाएंगे चुनाव वाले डिस्ट्रिक्ट्स में, और सीनियर एचपीएस अधिकारियों को, और डीटीसी लेवल के जो अधिकारी हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के, उनको हम लोग एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर बनाएंगे। ये ऑब्जर्वर समय समय पर राज्य चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजते रहेंगे और उसका भी हम वो कर लेंगे। अब मैं राज्य सरकार के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अब तक राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के निर्देशन एवं अधीक्षण में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव को सफलतापूर्ण संचालन निश्चित किया है। अभी तक हरियाणा का बहुत क्लीन रिकॉर्ड है। आगामी चुनाव के लिए मैं भी उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे अपनी कड़ी मेहनत से इन चुनावों को भी सफलतापूर्ण संचालन करेंगे। जमीनी स्तर पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली अधिकारी कर्मचारियों की मेहनत को ध्यान रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा जो उनको हम लोग जो भी मानदेय देते हैं, हमने एक प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भेजा था कि इसको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो देता है अधिकारियों को और कर्मचारियों को, उसी के बराबर दिया जाए, बिकॉज सेम काम करते हैं। इसमें मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं लगा कि उनको आधा क्यों मिले, और मैं हर्ष के साथ आपको ये आज घोषणा करता हूं कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसने पास कर दिया है, और अब इस इलेक्शन से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रिम्यूनरेशन देता है, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर हो, चाहे वो ऑब्जर्वर्स हो, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर हो, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बराबर दिया जाएगा। और इसकी हम लोगों ने ये सूचना सबको भेज दी है। तो यही अब राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तर्ज पर मानदेय की दरों में संशोधन कर दिया है, जो इन्हीं चुनाव से लागू होगा। और अंत में आप सबके लिए, मीडिया की भूमि जहां चौथे स्तंभ की है, वही जनता में जागरूकता उत्पन्न करने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है।
जनता को मतदान करने के लिए प्रेरित करने में मीडिया बड़ा योगदान दे सकता है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्रों तक पहुँचें। इसमें मीडिया के सकारात्मक भूमिका भी लोगों में जागरूकता पैदा कर सकती है। मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से आप सबको अपील करता हूं, बिकॉज लोकल बॉडी इलेक्शंस में और म्यूनसिपल इलेक्शंस में जो भी पिछली बार हमारी वोटिंग परसेंटेज रही है, यदि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये एक पैरामीटर रहेगा हमारे सक्सेस का। और दूसरा, मैंने सभी जिलाधिकारियों को भी बोल दिया है, जो हमारे लोकल इलेक्शन में है उसमें वोटर स्लिप नहीं दी जाती थी, वो जनरली एमपी और एमएलए में दी जाती। उनको निर्देश दे दिया गया है कि चुनाव से 2-3 दिन पहले हर मतदाता को, हम नगर पालिका निकायों के इलेक्शंस में उनको वोटर स्लिप दी जाए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि पिछले चुनाव के कन्फ्यूजन से वो कहीं चले जाते हैं, वहाँ उनकी वोट नहीं होती और उससे फिर हमारी वोटिंग पे भी होता है। तो इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये भी एक सुनिश्चित करने के लिए कि हर वोटर को पता हो कि उसको कहाँ जाना है, और मुझे आशा है कि जिला प्रशासन भी इसमें पूरा सहयोग देगा और हमारी वोटिंग परसेंटेज प्रेस मीडिया के सहयोग से और जिला अधिकारियों के जो ये वोटर स्लिप का जो कार्यक्रम करेंगे, इससे हमारी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी बढ़ेगी। धन्यवाद। देखिए, इलेक्शन ईवीएम से ही होंगे, वीवीपैट का कोई प्रावधान नहीं है, ईवीएम से ही होंगे। हाँ जी, देखिए वो एक अलग है जो भी सुनवाई है, बट आज क्योंकि हमने ये अनाउंस कर दिया इलेक्शन, नहीं कोई आदेश नहीं है हाईकोर्ट का, इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है और हम इलेक्शन ईवीएम से करेंगे, वीवीपैट के बिना ही करेंगे। आमतौर पे जो हाँ जी, नगर एक ही है, रिवाड़ी है। हमने 27 को जब नोटिफाई कर दी वोटर लिस्ट, हाँ। तो अब निगम वाइज वोटर लिस्ट की भी जानकारी दे ही सकते, वो नोटिफाइड है उसके बाद कोई ऐड होगा, हो जाएगा। आज की डेट में जिस दिन डेट ऑफ आप घोषणा कर रहे हैं, हाँ, किस नगर निगम में कितनी मतदाता सूची के अनुसार वो है, वो बिल्कुल है, वो आज हम आपको दे देंगे। ये दिक्कत है यहाँ तो आपका सही नोटिफाइड है, 27 तारीख को नोटिफाई किया, उसके बाद आप डिक्लेयर किए हैं। कोई बात नहीं, हाँ, मतदाता सूची है हमारा, कितने मतदाता इम्पोर्टेंट, वो अभी निकलवा के आपको दे देंगे। ठीक है, वो भी दे देंगे, अभी है, तैयारी है भैया, तैयारी है, दे दो भैया, इसमें अभी दे देंगे। वाली बात आपने कही है, मैं अभी जो आपने ये वोटर्स की लिस्ट का नंबर मांगा है, ठीक है, मैं ये मेरे इसमें है, ऐसी बात है कितने वो सब एक इसका चुनाव का जब घोषणा करते हो प्रक्रिया कैसे है वो मैंने सोचा कि बहुत लंबा ना हो जाए आपका, नहीं तो वो सारी है मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बहुत लिख लो जी, आप इसी पे आ जाओ। अम्बाला से शुरू करते हैं, वहाँ पे 20 वार्ड हैं, एक्सपेक्टेड पोलिंग बूथ 191 है, नंबर ऑफ इलेक्टर्स 1,98,224 हैं। ये जो इन्होंने प्रिलिमिनरी भेजा है, इसमें चेंजेस होंगे अभी, ठीक है। और इस तरह पंचकुला है, पंचकुला में ज़्यादा है मेरे ख्याल में। मैं आप इसका मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट दूंगा। मैं प्रेस में इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूँगा, ठीक है। मैं एग्जैक्टली आज शाम तक आपके पास दोपहर तक मिलेगा। आपके पास कोई ऐसा डेटा है कि एक्सपेंडिचर वाला इशू है जी, पिछली बार के कितने डिफॉल्टर हैं जी, और उनको डिबार कर दिया, क्योंकि 5 साल तो निकल ही जाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, इसमें क्या है कि जो डीसीज हैं, ये डीसीज के पास उनके ऑफिस में एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट आती है, और उसके बाद जिसकी स्टेटमेंट नहीं आती, डीसी उनको एक नोटिस देके उनको अयोग्य घोषित कर देते हैं 5 साल के लिए। उसके बाद वो हमारे पास अपील करते हैं एससीसी के पास, और मैं आपको बताऊंगा कि 3 पालिका के सदस्य को हम लोगों ने इस बार अपनी तरफ से एससीसी ने डिबार भी किया। हम एक बिल्कुल स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं कि यदि आपके पास कोई उपयुक्त कोई कारण ना हो, ठीक है, और तो आपको ये करना पड़ेगा। और इसीलिए कई लोगों ने हमें ये भी कहा कि साहब हमें पता नहीं था, हम पहली बार इलेक्शन कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इस बार एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को भी और जिला प्रशासन को इन्वॉल्व करेंगे, ताकि किसी को ना पता हो उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। मुझे लगता है हमारी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज की। अच्छा, ये बताएं कि आमतौर पे जिस तरह से रहता है चुनाव के दौरान जी, जो चुनाव
इसमें नशे का बड़ा प्रचलन है, पहले तो शराब तक था, अब ये दूसरी तरह अब का तो नशा सर ये भी हो रहा है। सिंथेटिक उसको कैसे मतलब आपने, क्योंकि पुलिस का ऑब्जर्वर भी लगा लिया, जी। तो किस तरह के निर्देश उनके लिए रहेंगे? दूसरा एक ये भी था कि क्या हरियाणा पुलिस से काम ले रहे हैं, कोई सेंट्रल फोर्सेस के लिए भी होगा? नहीं, सेंट्रल फोर्सेस के लिए तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। एक्साइज एंड टैक्सेशन में क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ, देखिए जो डीटीसी हैं वो जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं वो अपने अधिकारियों को नामित कर सकते हैं, और जो आप ये कह रहे हैं कि नशे का और शराब का जो भी उपयोग होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाएगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में। सपोज कोई डीटीसी एक्साइज किसी डिस्ट्रिक्ट में उसको पता है, तो जिस तरह हम लोग दूसरे इलेक्शन में लगाते हैं नाकों की भी करेंगे, और इसकी हम लोग थोड़ा सा बेटर करने की पहले से कोशिश करेंगे। सर ये जो आपने बताया जानकारी हमारा दी जो है मेन निकाय चुनाव की, कंसर्न है जी। इट इज अबाउट द सिंथेटिक ड्रग्स। ये छोड़ो शराब शुरू तो बहुत अच्छी जी चीज़ जी है। जी इट्स अबाउट द सिंथेटिक ड्रग्स व्हिच इज मोर डेडली। मैं बिल्कुल मान गया। मैं जो भी आपके इस हर बच्चे के लिए अवेलेबल है ये, और ये बड़े सही टाइम है इन पिछली दफा पकड़ा भी बहुत गया विधानसभा चुनाव में, अगर आप सुनिए आप, क्योंकि आज ही नोटिफिकेशन हुआ है, मेरा पहला इंटरेक्शन ही आप लोगों के साथ है। आने वाले दिनों में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी मीटिंग होगी, ऑब्जर्वर से भी मीटिंग होगी, और जो ये वाला इशू आपने उठाया है इस पे मैं उनको स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी दूंगा और राइटिंग में भी दूंगा, और उनको एडिशनल ऑफिसर्स भी डिस्ट्रिक्ट्स में चाहिए होंगे इस चीज़ के लिए, तो उनको वो भी दिए जाए। एलन सर, ये जो निकाय के जो चुनाव है इसमें नगर पालिका परिषद और निगम के चुनाव है, बाकी जगह ज़्यादा जगह चुनाव है, आपने इसमें लिखा है, कंफ्यूजन हो रही है सर कि जो 10 तारीख को वोटिंग है उनका नतीजा तो 10 तारीख को ही आएगा। नहीं नहीं नहीं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो 528 हमने कहे हैं, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद का भी मेंबर, सरपंच और पंच, वो जनरली काउंटिंग उसी दिन हो जाती है। उनकी काउंटिंग कोशिश करेंगे उसी दिन हो जाए, बट बाकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी काउंसिल उसका लिए तो 13 ही रही है, 13 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पीआरआई को हम 3 दिन एक्सटेंड नहीं करना चाह रहे थे, बिकॉज उस तरह से होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया आपकी घोषणा के साथ। जी सामान्यतः भारतीय निर्वाचन आयोग का एमसीसी बहुत स्ट्रांग रहता है, किसी की हिम्मत सामान्य तौर पर नहीं होती, और राज्य चुनाव आयोगों की एमसीसी थोड़ी सी उतनी प्रबलता से नहीं हो पाती है कंपेरिटिव। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य बात कर रहा हूँ। क्या हमारा राज्य चुनाव आयोग भारत चुनाव आयोग के बराबर में एमसीसी लागू करने में सक्षम है? 1 2 इस एमसीसी में पंचकुला, अम्बाला, सोनीपत नगर निगम का क्षेत्र के अंदर है, बाहर शायद नहीं है मेरे अनुसार जो है, या जिले के अंदर होता है, वो आप क्लैरिफाई करना, क्योंकि मैं जानबूझ के सवाल पूछ रहा हूँ कि क्लैरिफाई हो जाए, लोगों को पता लग जाए कि पूरी जिला सीमा के अंदर है या जिला के अंदर, या उस नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के अंदर। एक दूसरा, क्या सरकार किसी कार्यक्रम घोषणा तो नहीं कर सकती? क्या कोई सरकारी कार्यक्रम कर सकती है? जैसे कल डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और राष्ट्र के अध्यक्ष बीजेपी भी आ रहे हैं, क्या वो एमसीसी में आता है या नहीं आता? देखिए, एक तो आपने पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखिए, अब जैसे मैंने, देखिए हर संस्था समय समय पर उचित कर लेती है, लेकिन मेरे टेन्योर में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो ईसीआई के स्टैंडर्ड्स हैं, देखिए एक दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ और जिला प्रशासन के साथ कि इसको उतनी ही सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा, जो ये इलेक्शंस हैं, सपोज म्यूनिसिपल काउंसिल, ये कॉर्पोरेशन पंचकुला है, ये सिर्फ उसी टेरिटरी में ही सीमित है। आप पंचकुला जिले को मत इसमें काउंट कीजिए, ठीक है? ये हो गया। और बाकी कोई आपने एक इंस्टेंस भी दिया है, जहाँ पे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उसको सख्ती से लगाया जाएगा। नहीं, तो आपने घोषणा करी थी शक्ति से। बस जो इसका जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम सरकारी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उसका सीधा सवाल है, तो सीधा सवाल हो। तो देखिए, आपको जानकारी है? ये मुझे ये राज्य स्तर का कार्यक्रम नहीं हो सकता, जो स्टेट लेवल फंक्शन है वो नहीं हो सकता कल, ठीक है? पार्टी लेवल पे हो सकता है, किसी और लेवल पे हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं हो सकता। सरकारी, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? सरकारी नहीं हो सकता, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या करें? सूचना तो देनी होगी ना कि जो घर में सरकारी खर्चा होगा, बल ये सरकारी कार्यक्रम नहीं हो सकता। सरकारी कार्यक्रम तो देखिए, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अलग नहीं हो सकता। सर इन केस हुआ तो कैंसिल गाइडलाइन आएंगे?
जो भी उपयुक्त स्टेप लेना चाहिए वो लिया जाएगा। एक मैं और क्लैरिटी करवाना चाहता हूँ कि जिन जिन नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषद क्षेत्र में या पंचायती राज में कोड ऑफ लॉ लग गया है, उस क्षेत्र में कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई एमएलए सरकारी गाड़ी का प्रयोग इस काम के लिए नहीं कर सकता। किसी दूसरा अपने जो सरकारी कार्य है उसके लिए तो आ सकते हो, मीटिंग कर सकते हैं। क्या ये भी मतलब है? बिल्कुल, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है इस बारे में, वही स्टेट में भी वही लागू होगा। ठीक है। एक मेरा सवाल सर, आपने कहा वोट परसेंटेज बढ़ाएंगे, तो अपने स्तर पे कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, हमने तो अपने स्तर पे वोटर स्लिप, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण होता क्या है कि ठीक है, उसमें क्या होता है कि परिवार का एक सदस्य गया और वोट डालने गया और उसको उस पोलिंग स्टेशन पे नहीं मिली, तो वापस आके उसके परिवार के, तो मुझे लगता है एक बार वोटर स्लिप होगा। और बाकी तो आप लोगों का सहयोग मैं इसीलिए मांग रहा हूँ कि आप लोग भी अलग अलग तरीके से, मीडिया का जब साथ रहेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन को, तो एक पॉजिटिविटी रहेगी। एक क्वेश्चन और है कौशल साहब, दो लीगल नोटिस राज्य चुनाव आयोग को आए हैं, एक अम्बाला से आया है, एक पंचकुला से भी आया है कि याचिका लंबित है और पिछला जो नोटिफिकेशन है उसमें एम्बिग्यूटी है, आप डिक्लेयर ना करें। हालांकि जब डिक्लेयर हो गया है कानूनी दृष्टि, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी नोटिस दिया है, तो उस नोटिस का कोई संज्ञान लिया आपने या उसको रखा है आपने या क्या उसको मैंने क्या उसके लिए नोटिस? देखिए, जो ये कार्य क्षेत्र है ये सरकार का है, मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, जिसके लिए उन्होंने लीगल नोटिस दिया। हाँ, लीगल नोटिस, ठीक है। और मेरे मतलब सूचना के अनुसार, और जो मैंने अपने लीगल टीम से भी किया है, जो भी हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे उसका पालना यूएलबी ने कर दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया, ठीक है। आप दूसरी तरफ देखिए, आप सब तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की दोनों तरफ से जिम्मेवारी है, ठीक है। हमें इलेक्शन भी तो टाइम पे करना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो कहता है कि कुछ भी हो लेकिन आप टाइम पे कराइए, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा ना, आप इनऑर्डिनेट डिले नहीं कर सकते किसी भी चुनाव की, ठीक है। तो मेरा तो सोचना ये है कि हमें बैलेंस करके एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उसी तरह से एक अपना जो भी है लेना पड़ेगा। और जो आपने कहा है स्टेट फंक्शन का जो है, वो एक बार मैं चेक कर लूंगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेनी पड़ती है, कोई फंक्शन होगा कोई इस तरह का, आई विल चेक इट एंड देन डू इट, बट जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है उसका पूरा का पूरा पालन किया जाएगा। आपसे तो अनुमति लिए बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो प्राइवेट को भी करना है, तभी अनुमति लेनी पड़ेगी। पॉइंट तो ये था कि सरकारी कार्यक्रम, मैंने आपको बोल दिया, सरकारी कार्यक्रम का जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ईसीआई का है वही का वही हमारे यहाँ लागू होगा। इज इट फाइन? ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ, पहला इंटरेक्शन था मेरा, ठीक है। एक तो लंच का आप सबके लिए आपका रिक्वेस्ट है, जो आप भेजते हैं वो सबको कॉपी देते हैं, वो भी आज पता नहीं प्रेस रिलीज दे दी, ये रही, अरे साहब ये रही, यहाँ देते हैं। अभी मैं बैठा हूँ आपके साथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाई, सबसे पहले दो